Okay, so here we are going to learn this poem, Dust of Snow. Dust of Snow. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम कि जो एग्जाम में 101% आती है. अगर पेपर में देखा जाए तो इसके ऊपर 101% आपको क्वेश्चन आएंगे. तो उस हिसाब से हमारे लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएम है. चलो, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अभी आप अगर आपके सारे पोएम्स खोल के देखो, आधे से ज़्यादा पोएम इन्हीं के हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये एक, इन्होंने कई सारे इंडिया मतलब पोएम्स लिखे हैं. सो अमेरिकन डिसेंट के इंडियन राइटर है, बट वो अमेरिका में ही सेटल्ड हुए हैं. ओके, और इन्होंने कई सारी पोएम बच्चों के लिए और इवन इंग्लिश में कई सारे लिटरेचर नॉवेल्स वगैरह और पोएम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. और इन्हीं की कुछ पोएम्स आपको सिलेबस में दी गई है. सो दिस इज वन ऑफ द पोएम of written by Robert Frost. The title of this poem is Dust of Snow. Okay, dust means a small particle. Dust is what? Small particle हम बोल सकते हैं. Snow तो सबको पता है. Snow जो snowfall होता है, जो बर्फ गिरती है, तो बर्फ के छोटे छोटे से particles जो snowfall हो रहा है ना, small particles of snow. It's dust of snow. अभी ये पोएम भी कुछ इसी थीम को रिलेट करती है. यहाँ पर इसमें भी कुछ ऐसा ही बताया कि हाउ डस्ट ऑफ स्नो कैन चेंज. यहाँ पर पोएट का मूड वो बदलते हैं. द डस्ट ऑफ स्नो चेंज पोएट्स मूड. और वो कैसे बदलता है, क्या होता है, लेट्स सी थ्रू दिस पोएम. ओके, प्रीतम, रीड द लाइन्स. Dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some parts of a day I had to live. यस, सिट डाउन. छोटी सी, बिल्कुल 2 स्टैंजा की, उसमें भी 4 ही लाइन्स ऐसे लिखी हुई. इतनी छोटी पोएम है ना. तो इतनी छोटी पोएम है बट मीनिंग काफ़ी बड़ा देकर जाती है. देखो, so here the poet is expressing his mood or his thoughts. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. So यहाँ पर सिचुएशन ये डिस्क्राइब की गई है कि पोएट जो है ना एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है. यहाँ पर एक पेड़ है. ओके, वी कैन कंसिडर दिस एज अ हेमलॉक ट्री. ठीक है, ये हेमलॉक ट्री. अभी हेमलॉक ट्री ही क्यों चूज किया है, उसके पीछे भी रीजन है. हेमलॉक ट्री जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है, देखो देखो जनरली आप ने जो पोएम्स पढ़े होंगे या जो स्टोरीज देखी सुनी होगी या फिर स्टोरीज रीड की होगी, उसमें जनरली कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है जो हमें पॉजिटिविटी बताती है. एनिमल्स लिए जाते हैं या बर्ड्स लिए जाते हैं, है ना, तो वो भी हमें क्या बताते हैं, पॉजिटिविटी बताने वाले अच्छे अच्छे एनिमल या अच्छे अच्छे बर्ड्स का नाम लिया जाता है ना. यहाँ पर इन्होंने किसका नाम लिया, किसका नाम लिया? जनरली ऐसे नहीं क्या, पिकॉक जनरली, क्योंकि वो दिखने में सुंदर है ना. क्रो की ऐसी क्या ही क्वालिटी है, काला है. तो बेसिकली यहाँ पर पोएट ने ऐसा क्यों चूज किया, अरे क्रो को क्यों लिया या हेमलॉक ट्री को क्यों लिया? बिकॉज ये दोनों जो थिंग्स यहाँ पर ली गई है, क्रो को लिया गया या हेमलॉक ट्री को लिया गया, विच सिग्निफाइज बैड मूड या निगेटिविटी. जो क्या सिग्निफाइज कर रही है, निगेटिविटी. सो दिस रिप्रेजेंट्स द बैड मूड ऑफ पोएट, कि पोएट बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं है. पोएट हु इज इन सैड मूड, कैसा है वो, दुखी है, सैड है, बैड मूड में है. और ये दो जो सिंबल्स यहाँ पर लिए गए हैं एज अ क्रो और हेमलॉक ट्री, ये सिग्निफाई यही करते हैं कि वो सैड मूड में है. कैसे है, सैड मूड में है, खराब मूड में है. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये एक ट्री के नीचे यहाँ पर पोएट जो है ना ऐसे बैठे हुए हैं,
समझ लो, ये ऐसे बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे। वो पेड़ कौन सा है? हेमलॉक ट्री। अभी ये हेमलॉक ट्री और क्रो क्या बता रहे? पोएट का बैड मूड बता रहे, सैड मूड बता रहे। ओके, सो हियर पोएट ही इज इन डिप्रेशन, ही इज डिप्रेस्ड और ही वॉज हेल्पलेस। वी कैन कंसिडर कि यहाँ पर पोएट कैसे, ही इज हेल्पलेस। यहाँ पर वो कैसे है? डिप्रेस्ड है एंड हेल्पलेस फील कर रहे हैं। पोएट कैसे फील कर रहा है? डिप्रेस्ड एंड हेल्पलेस। ओके, ही वॉज स्टैंडिंग, इट इज नॉट क्लियर वेदर द पोएट वॉज स्टैंडिंग और पासिंग और अंडर द हेमलॉक ट्री, इट्स नॉट क्लियर। हाँ, मतलब यहाँ ऐसे मेंशन नहीं किया है कि बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं या यहाँ से गुजर रहे हैं, ये हमें बताया नहीं है। बट लेट्स कंसिडर कि यहाँ पर वो है। कहाँ पर है? हेमलॉक ट्री के नीचे। तो वो बैठे हो सकते हैं, खड़े हुए हो सकते हैं या पास हो रहे, ये हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया नहीं है। ओके, हाँ, अंडर द, सो हियर द पोएट इज अंडर द हेमलॉक ट्री एंड सडनली व्हाट हैपन? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। अभी आपको पता है बर्ड्स के जो उनके विंग्स होते हैं, उनके जो फेदर्स होते हैं, वो जब ऐसे फड़फड़ाते हैं, फ्लैप करते हैं, तो वैसे यहाँ पर एक क्रो बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? क्रो। और ये क्रो जो है ना, अपने विंग्स जो है, उनके फेदर्स जो है वो फ्लैप करता है। व्हेन द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जब वो ये सारी डस्ट किसकी? स्नो पड़ा हुआ है। ओके, तो ये सीजन भी कौन सा है? लाइक वी कैन कंसिडर विंटर सीजन है ना, जहाँ पर क्या हो रहा है? स्नोफॉल हो रहा है, जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। और स्नोफॉल अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है, बट हो चुका है। और वो स्नोफॉल होने की वजह से जो पेड़ के ऊपर सारे स्नोज जमी हुई है, यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर स्नो फैली हुई है। एंड व्हेन द पोएट वॉज अंडर द हेमलॉक ट्री, सडनली व्हाट हैपन? द क्रो shook his wings, okay, and he flapped his wings. And what happened then? Once he flapped his wings, suddenly the dust of snow falling down, and the dust of snow from the hemlock tree किसके ऊपर आकर गिरी? shook down on poet. किसके ऊपर आकर गिरी? पोएट के ऊपर आकर गिरी। पोएट कैसे मूड में थे? पहले बिल्कुल बैड मूड में, सैड मूड में, डिप्रेस थे, हेल्पलेस थे। ओके, और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें क्रो और हेमलॉक ट्री से पता चला कि वहाँ पर वो बता रहे हैं कि पोएट बिल्कुल सैड मूड में, डिप्रेस थे, दुखी होकर बैठे या वो तो मेंशन नहीं किया, बट दुखी थे। बट सडनली जैसे ही एक क्रो आता है, वहाँ पर जो क्रो है, वो क्रो जैसे ही वो अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा है, तो वहाँ से जैसे क्रो उड़ रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो वहाँ से क्या गिर रहा है रे? स्नो उसके ऊपर गिरी। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरी। अभी गिरने के बाद क्या हुआ? देखो, सेकेंड स्टांजा में दिया। गिरने के बाद क्या हुआ? मुक्ता रीड करो, क्या हुआ? देखो, सो जैसे उसके ऊपर वो स्नो गिरा, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। सो हियर पोएट्स मूड चेंज्ड इनटू हैप्पीनेस। सो सैड मूड चेंज्ड इनटू हैप्पीनेस। कि पोएट कैसा था? दुखी था, परेशान था या डिप्रेस था, सैड मूड में था, बैड मूड में था। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी छोटी सी बात हुई, छोटा सा लिटिल सा एक बात हुआ, क्या हुआ? जस्ट डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी। क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो, क्रो की वजह से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी और उसके वजह से वो अपने आप में वो अलग फील करने लग गए, फ्रेश फील करने लग गए। उनका मूड चेंज हो गया, उनका मूड सैड से हैप्पीनेस की ओर चला गया। वो हैप्पी फील कर रहे, उनका मूड यहाँ पर चेंज हो गया। एंड वहाँ पर आगे पोएट बोल रहे, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे दैट आई हैड रूड। रूड करना मतलब रुइन करना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना। यहाँ पर वो रिग्रेट फील कर रहे हैं ना, मतलब रिग्रेट फील करना भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे आपको दिया है यहाँ पर नीचे, आप देख सकते हो इस मीनिंग्स में। ओके, तो पोएट का मूड कैसे हो गया? अरे चेंज हो गया। और पोएट बोल रहे कि थैंक यू, अच्छा हुआ कि मेरा आगे का जो दिन था
जो नेक्स्ट पूरा दिन जो बीतने वाला था वो भी ऐसे ही खराब मूड में जाता, बट वो जस्ट डस्ट ऑफ स्नो की वजह से मेरा जो मूड चेंज हो गया, जिसकी वजह से आगे का दिन जो बर्बाद होने वाला था उससे मैं बच गया, है ना। आगे का दिन तो मेरा अच्छा निकल जाएगा। सो बेसिकली इस छोटे से पोएम में इतने से 2 स्टांजा में से यहाँ बैड मूड यहाँ हैप्पी मूड बताया। पोइट क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं रे, पोइट क्या बताना चाहते हैं? सो हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज expressing us or telling us how the small things, little things can change one's life. कि छोटी छोटी बातें भी हमारे लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है ना। होता है ना, छोटी सी बात वो हमारे लाइफ में चेंज ला सकती है कि जिसके वजह से हमारा मूड बदल गया। जैसे यहाँ पर पोएट का मूड चेंज हो रहा है। पोएट यही मैसेज देना चाहते हैं कि that we should hope for the best even in the worst situation. सिचुएशन कैसी भी होने दो, कितनी भी खराब होने दो, आप कितना भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बट ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छे होप्स रखो, बेस्ट सोचो, पॉजिटिविटी रखो। अगर ये रखोगे ना तो आपके सामने वही चीज़ें होगी। और ये ऐसे होता भी है, जैसे हमारा आसपास का जो ऑरा होता है ना, वाइब्स आसपास की, वो बहुत मैटर करती है। आप जैसा सोचते हो, जिस इसमें ऑरा में आप रहते हो, जैसे सराउंडिंग आपके आसपास चल रही है, जो थिंग्स आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वही चीज़ें आपके साथ होती रहती है। शायद आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। हम जैसा सोचते हैं या जैसे जैसे चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, वही वैसा वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें सोचें, क्यों ना हम गुड होप्स रखें अपने अंदर, पॉजिटिविटी रखें, तो हमारे साथ भी वैसे ही होगा। अगर हम यही सोचते बैठ जाए, डिप्रेस्ड होकर बैठ जाए, नहीं ये बर्बाद है या ऐसा ही है, मैं बुरा है या मतलब लेकर बैठ जाए, दुखी होकर बैठ जाए, तो वही होगा। हमें उस मूड को चेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत रिलेट हो रहा होगा। हमें उस मूड को चेंज करना पड़ेगा, हमें हैप्पीनेस की ओर जाना है, हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है ना। डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाकी छोड़ दो, बेस्ट करते रहो, बाकी सब ऑटोमेटिकली अच्छा होता रहता है। वही बात यहाँ पर पोएट भी समझा रहे कि अगेन इसमें कुछ नेचर के एस्पेक्ट्स पोएट ने यूज किए हैं, सच है कि जैसे कि हेमलॉक ट्री, क्रो को यूज किया है, हेमलॉक ट्री को यूज किया है ना, कि जो हमें किस बारे में बता रहे हैं, निगेटिविटी के बारे में बता रहे है ना, बैड ओमन, निगेटिविटी के बारे में बता रहे कि वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कि नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स हैव द एबिलिटी टू मेक वन हैप्पी एंड कम आउट फ्रॉम होपलेसनेस। कि ये नेचर की छोटी सी चीज़ ने हमें कैसे बदल दिया ना। जैसे मैंने शुरू में कहा था, देखो जैसे आप लाइक डिप्रेस्ड फील करते हो तो कुछ लोग नेचर में जाना पसंद करते हैं, गार्डन में चले जाना, पेड़ के नीचे बैठ जाना, है ना, थोड़ा सा वॉक करके आ जाना, रिलैक्स फील होता है ना। जब हम गार्डन में जाते हैं या नेचर में जाते हैं तो कितना रिलैक्स या पीसफुल लगता है ना हमें। सो ये हमारे मूड चेंज करते हैं। तो वैसे यहाँ पर हाउ then some object from the nature can change one's mood, है ना, from sadness to happiness, from hopelessness to hopefulness। कैसे हम वहाँ से वहाँ तक जाते, ये पोएट यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। समझे? पोएम समझ में आई है सबको? तो फर्स्ट स्टांजा हमें बैड डिप्रेस्ड इसके बारे में बता रहा है, सेकंड स्टांजा हमें हैप्पीनेस खुशी इसके बारे में बता रहा है। तो पोएट जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, अभी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं देखो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये पोएम इंपॉर्टेंट है, छोटी सी पोएम है बट ज़्यादा मार्क्स देकर जाने वाली है। ओके, तो इसमें पूछा जाता है कि व्हाई द पोएट यूज्ड हेमलॉक ट्री एंड क्रो in this poem to symbolize। तो क्यों यूज किया है उन्होंने? to symbolize negativity, है ना, डिप्रेशन, सैडनेस, होपलेसनेस, ये बताने के लिए उन्होंने इसको यूज किया है। ऑल्सो हाउ
द पोएट्स मूड चेंज्ड, कैसे पोएट का मूड चेंज हुआ, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। कैसे चेंज हुआ? जैसे क्रो, जब अपना क्रो वहां से उड़ता है, ही शुक डाउन, है ना, देन सम पार्टिकल्स ऑफ दैट स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन पोएट एंड इट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। ओके, इस तरीके से उनका मूड बदल जाता है। सो बेसिकली इस पोएम में हमें यही बताया है कि कैसे पोएट का मूड यहाँ पर बदला, कैसे छोटी चीज़ हमारे लाइफ में मैटर करती है, हाउ द स्मॉल थिंग्स, लिटिल थिंग्स कैन अफेक्ट ऑन समवन। समझे? हाँ, अभी इसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि उनके मीनिंग, हेमलॉक कौन सा ट्री होता है? तो एक पॉइजनस ट्री होता है जो विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, बट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? निगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे क्रो नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे मरने के बाद कौवे को खाना खिलाते हैं, है ना, तो ये एक निगेटिविटी रिप्रेजेंट करना है। काला कलर होता है उसका, निगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक कलर। ओके, तो वैसे ही हेमलॉक ट्री ये भी निगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। रूइड मतलब क्या? रिग्रेट, है ना, हेल्ड इन रिग्रेट। तो जैसे यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि अच्छा हुआ मेरा आगे का दिन क्या हुआ, बच गया, तो वो रिग्रेट तो नहीं हो पाएगा, है ना, ये उन्होंने कहा है। सी, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहाँ पर। दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम सिंपल, बहुत बड़ा सीन हुआ है, छोटा सा सीन हुआ है ना इसमें, है ना, बट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, है कि नहीं, इम्पैक्ट ज्यादा है, इंपॉर्टेंट। कंपेयर दिस विद अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे कि ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग्स टचेस अ लार्जर थिंग, होता है ना, लिटिल थिंग्स, छोटी सी चीज बड़ा इम्पैक्ट कर जाती है। सो व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो, है ना। What does the poet say has changed his mood? The small particles of snow changed his mood. How has the poet's mood changed when the crow shook, है ना, that dust of snow, then it fall on the poet and it changed his mood. How does the frost present the nature in this poem? So he used some objects from nature to signify, जैसे कि crow और hemlock tree. हाँ, what are the birds that are usually named in the poems? Peacock, parrot, sparrow, और अच्छे अच्छे बर्ड्स लिए जाते हैं जनरली, है ना। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम? बिल्कुल नहीं। कभी तक देखा है कौवे के ऊपर पोएम है? अभी देखिए, मतलब ऐसे जनरली होता है क्या? नहीं तो मोर वाली, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, मोर वाली पोयम है ना, पैरट वाली, तोते वाली पोयम, मैं तोता, ऐसे बेसिकली बहुत सारे बर्ड्स पे होती है, बट ऐसे जनरली दिखाई नहीं देता, है ना। सो व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? क्या? ब्लैक कलर, कैबिज, क्या आया माइंड में क्रो को सोचने के? क्रो को पढ़, निगेटिविटी आई। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? इट्स अ पॉइजनस ट्री। व्हाट डज दैट व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री? क्यों नहीं लिया जैसे कि मैपल हो गया, ओक हो गया, पाइन, ये नहीं लिए उन्होंने, कौन सा लिया? हेमलॉक। क्यों? उनको बैड मूड रिप्रेजेंट करना था इसलिए। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय या सॉरो? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो that crow shakes off a hemlock tree stand for? हाँ, changed his mood, है ना, sorrowfulness से happiness की ओर। Have there been times when you felt depressed या hopeless? कभी ऐसा हुआ है? होता होगा। Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? होता है ऐसा कभी? चलो, अभी इस पोएम के बारे में कुछ चीजें और भी ध्यान देना है हमें, जैसे कि इस पोएम की राइम स्कीम। ओके, राइम स्कीम क्या है पोएम की, देखते हैं, चलो ध्यान दो। राइमिंग वर्ड से राइम स्कीम बनाएंगे हम लोग। क्रो, ए, मी,
मैच तो नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे बी। क्रॉस नो मैच हो रहा है, ए बी ट्री बी। तो राइम स्कीम क्या बनी, ए बी एफ। सेकेंड स्टांजा की बनाओ। हार्ड पार्ट, मूड रूड। हार्ड पार्ट मैच कर रहा है ना। अच्छा सी बोल रही होगा तुम, यहाँ से सी। हाँ ठीक है, हर एक स्टांजा की हम बना सकते हैं, या फिर अगर आप साथ में बना रहे हो तो इसको सी डी कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन से व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, ए बी। अब क्या बोलोगे, ए बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। चलो इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी आए हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन से आए रहे, थोड़ा ऑब्जर्व करो। यस, alliteration, where is the alliteration? Yes, S. Alliteration is what? When the beginning sound of the word is same or repeated. This is what? Alliteration. Saved some, S sound यहाँ पर repeat हो रहा है, तो ये कौन सी figure of speech हुई, ये हुआ alliteration। और भी आया इसमें, symbolism आया है। क्या आया है, कौन सिंबोलिज्म है यहाँ पर, क्रो और हेमलॉक ट्री, ये हमें सिंबोलिज्म है, सिंबोलाइज किया गया है उनको। हाँ यस, हाँ तो उसको हम एंजाबमेंट बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होता है कि व्हेन वन लाइन इज कंटिन्यूस, है ना, कि वो नेक्स्ट लाइन में भी वो कंटिन्यू हो रही है, खत्म वहां पर नहीं हो रही, कि ये लाइन यहाँ खत्म ना होते उसके आगे चल रही है और एंड में कहीं जाकर, मतलब आगे जाकर कहीं कंप्लीट हो रही है, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम एंजाबमेंट बोलते हैं। क्या कहेंगे, तो यहाँ पूरे पैराग्राफ में लास्ट में फुल स्टॉप दिया है, मतलब ये लाइन जो शुरू हुई यहाँ जाकर खत्म हुई, तो दिस इज एंजाबमेंट भी बोल सकते हैं। अदरवाइज एलिट्रेशन तो है ही, और कोई है क्या, नहीं, शुरू में होना चाहिए, बिगिनिंग साउंड होना चाहिए। H यहाँ पर has given my heart, H sound is also repeated. This is also example of alliteration. ठीक है, आया ध्यान में। तो इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस हो या राइम स्कीम हो, या फिर आपको इसको यूज करना है, कभी कभी आंसर लिख रहे हो या कुछ, तो वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में वगैरह, वहाँ आप इसको मेंशन करोगे। समझ गए पोएम, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट अभी इसमें? यस, गुड।